नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत कई सांसद और मंत्री समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। सरकार ने किसानों से किए गए वादे नहीं किए पूरे। दिल्ली में आज जुटेंगे बिहार चुनाव से जुड़े एनडीए के नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई डिनर मीटिंग। नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं को सम्मानित भी करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार आज। 79 की उम्र में हरिद्वार में तोड़ा दम। यूकेडी से विधायक बने, भाजपा ने दिया मंत्री पद। चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया। ममता बोली, ये निष्पक्ष संस्था नहीं। 10 टीएमसी सांसद 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में 461 एक्यूआई के साथ सांस लेना हुआ दुश्वार। 50% सरकारी प्राइवेट कर्मचारियों को तत्काल वर्क फ्रॉम होम का आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में आज जुटेंगे बिहार चुनाव से जुड़े एनडीए के नेता। एनडीए के सभी नेताओं के लिए दिल्ली में होगी डिनर पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बुलाई डिनर मीटिंग। बिहार में एनडीए को मिली सफलता को लेकर डिनर पार्टी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली आवास पर रखी डिनर मीटिंग। डिनर पार्टी में नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं को सम्मानित करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बुलाई डिनर मीटिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं को सम्मानित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का उड़ीसा और महासमुंद का दौरा है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। टाउन हॉल में आयोजित संविधान दिवस में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे उड़ीसा के लिए रवाना होंगे और बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक समय आरक्षित रहेगा और सीएम साय बरगढ़ से दोपहर 2:45 तक महासमुंद आएंगे और महासमुंद के सालखंड में मां महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करेंगे। शाम 4 बजे महासमुंद से वापस रायपुर लौटेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगे। अहम खबर सामने आई है। दोपहर 12 बजे उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कार्यक्रम के अगले चरण में समय है भारत के संविधान दिवस से संबंधित
वृत्त चित्र फिल्म के प्रसारण का, जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में और भी अधिक जागरूक करेगी। भारत का संविधान ऐसा है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है, और यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्चित हो सका है। संविधान सभा के गठन की मांग सी राजगोपालाचारी ने पुरजोर तरीके से उठाई, जिसे अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना हुआ। संविधान सभा 389 सदस्यों से मिलकर बनी थी, जिसमें 296 प्रतिनिधि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। इसमें 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। संविधान सभा में भारत स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हंसल मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजन घोष सहित कई जननायक शामिल हुए। साल 1946 और तारीख 9 दिसंबर, उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत थी भारतीय संविधान के निर्माण की। पहली बैठक के 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र मुखर्जी को चुना। सलाहकार के रूप में नरसिंह राव को चुना गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान की उद्देशिका को अपनाया गया, जो कि संविधान की प्रस्तावना के प्रेरक तत्व थे। संविधान निर्माण। और अब सीधा आपको संसद लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज संविधान दिवस के मौके पर संसद पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद के भीतर ही मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे केसेस के प्रोविजंस की जिक्र हमेशा उन सब देशों में जुडिशियल डिसीजंस में होते हैं, रेफरेंस होता है, खास करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम ही तक ही सीमित नहीं है, ये और भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जब 1960 के बाद काफी अफ्रीकन देश और एशियन देश आजाद हुए, तो उन्होंने भी भारत की संविधान से प्रेरित होकर उनके कुछ खास करके फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपने यहाँ अडॉप्ट किया। कुछ हद तक वो इन्फ्लुएंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एज इट इज किया, लेकिन उनसे काफी इन्फ्लुएंस है। उन गवर्नेंस का मॉडल को उन्होंने काफी सही सोचा, और उस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो नींव है, फाउंडेशन। और आज भारत में क्या, पूरे संसार में ये बात कही जाती है कि भारत एक बहुत ही ठोस आधार पर एक लोकतांत्रिक मूल पर खड़ा है। यहाँ की व्यवस्थाएं जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जो पावर दिया गया है कार्य करने का, लेजिस्लेटिव का और जुडिशियरी का, उन्होंने उन सारे को अपने आप के अपने सीमाओं के दायरे में रहकर फंक्शनिंग करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी कन्फ्लिक्ट होती है, लेकिन वो भी किसी खास वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हर एक चुनौतियों को भारत का संविधान के प्रोविजंस की वजह से, उनके अनुच्छेद की वजह से, इतनी क्लैरिटी से हमारे जो फोरफादर्स हुए, जो उन्होंने संविधान की संरचना की, उन्होंने इन गहराइयों से देखा। और खास करके कुछ हद तक हमारा संविधान में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ अच्छे पहलुओं को भी हमने अडॉप्ट किया। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। आर्टिकल 20 का 1 का कहीं से कहीं जापान से भी इन्फ्लुएंस है, तो हम बहुत सारे बोरो भी किए आइडियाज को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। तो एक संयोजन हुआ है जो हमारे संविधान में, ये बहुत सारे देशों की अच्छी प्रैक्टिसेस का उस समय हुआ, और उसके बाद हम एक मार्गदर्शन बन गए। जो नई नई आजादी जिन्हें मिली अफ्रीका के और एशिया के देश, वो हमारे संविधान को देखते हैं, उनके फंक्शनिंग को देखते हैं। और आपको भी जैसा पता होगा कि पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा अध्यक्ष और
राज्यसभा के अध्यक्ष भी कभी कभी बहुत सारे डिग्नेटरीज आते हैं जो पार्लियामेंट में हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उनके किस तरीके से हमारे संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन होता है देश में, ये करते हैं। एक काम जैसे मैंने अपवाद किया कि वो 1975 1970, लेकिन उससे भी हमें काफी सीख मिली। हमारे इंस्टीट्यूशन को एक स्ट्रेंथन मिला कि हमें खड़ी होना है ऐसे भी समय में, डिफिकल्ट टाइम में। जो अगर कुछ ऐसी भी अगर सरकार भी आर्बिट्रीनेस में उड़ जाती है तो हमारे पास एक व्यवस्था है कि कोर्ट उसके सामने आता है। आज देखते हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन अडॉप्ट होता है पार्लियामेंट में तो तुरंत ही लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि ये सारे प्रोविजन कुछ दिक्कत वाली है और ये तो चैलेंज कर, कोर्ट उसको सुनती है। और कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो लेजिस्लेशन का पावर है वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज के पास है, तो हम ज्यादा उसको इन्फ्रिंज नहीं करें, लेकिन कुछ भी ऐसी प्रावधान ना हो लेजिस्लेशन में जो मूल अधिकारों को इन्फ्रिंज करता हो। कहीं कहीं ऐसा होता है, तो उन बातों को देखते हुए बड़े बैलेंस तरीके से करते हैं। तो हमारी जो तीनों मुख्य संस्थाएं हैं वो उनमें एक सिनर्जी है, उनमें एक तरीके का मेल मिलाप है और सेम टाइम उनको इस बात का भी एहसास है कि हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक हमें जाना है। और से हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत एलोबरेट तरीके से नहीं की है, लेकिन थ्रू से प्रैक्टिस से हमने सेपरेशन ऑफ पावर का करते हैं। अगर अमेरिका के संविधान को कहते हैं तो वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर काफी स्ट्रांग है। हर एक गति में माने संस्थाएं, राज्य और केंद्र सरकार की में काफी ज्यादा सेपरेशन पावर ये है। ऑलमोस्ट वो फिर इंडिपेंडेंट की तरफ फंक्शन करते हैं। हमारे यहाँ यूनियन है, भारत संघों का राज्य है और यूनियन मैंने हम दोनों को कहते हैं कि एक तरह क्वाजी फेडरलिज्म है हमारे यहाँ। थोड़ी से राज्य को भी स्वतंत्रता है और यूनियन को भी अपनी फंक्शनिंग है, लेकिन यूनियन को स्ट्रांग रखा गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर मॉडल में। तो बहुत सारी बातों को देखते हैं कि जो और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो डिफरेंट आइडियोलॉजी से और डिफरेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन है और केंद्र के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी शासन कर रही है, उनमें मतभेद रहता है, कुछ बातों पे रहता है, लेकिन जहां राष्ट्र के प्रति होती है, जहां संविधान के प्रति होती है, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं और संविधान को मानते हैं। तो राज्य की सरकार कोई दूसरी पार्टी के होने के बावजूद भी वो सभी का एक ही कमिटमेंट, हम सबका एक कमिटमेंट, हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी ग्रुप से हो, हमारा पूरा डेडिकेशन हमारा संविधान पे रहता है और संविधान इन चुनौतियों, इन चैलेंजेस को हमें अच्छे तरीके से ओवरकम किए हैं और उसके बाद एक तरीके से मार्गदर्शन देता है कि हम आगे बढ़े और देश प्रगति पे चले। इसलिए बहुत ज्यादा हमें चिंता करने की बात नहीं। हमारा संविधान 80 साल, अभी 75 साल में वर्क किया है और हमें लगता है कि आने वाले कितने दिनों तक करेगा जब भी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हमारे एक संविधान एक तरीके का एक नहीं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन समय के हिसाब से बदलाव की भी गुंजाइश हमारे संविधान निर्माताओं ने छोड़ दिया कि जहां जहां समाज में परिवर्तन होते जा रहे हैं तो उसके हिसाब से अमेंडमेंट करके भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मनोज सिन्हा जी राष्ट्रपति पहुंच रही हैं संविधान सदन और यहां पहुंचकर वो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में जाएंगी। आज की अध्यक्षता कर रही हैं इस कार्यक्रम की। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये जो वृहद, ये महान आयोजन जो हो रहा है केंद्रीय कक्ष में, ये वही केंद्रीय कक्ष है जो जिसने साक्षात्कार किया संविधान के निर्माण का। ये हमारी संविधान की शक्ति है कि एक ओबीसी वर्ग से संबंधित व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, जनजातीय समुदाय से आने वाली विभूति वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। ये ताकत, ये शक्ति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह किया भी है। जी हाँ, राष्ट्रपति पहुंच गई हैं, द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति उपस्थित हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, किरेन रिजिजू जी हैं केंद्रीय मंत्री, और अंदर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष की ओर जाते हुए कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। कुछ दो शब्द इन चित्रों को देखकर जल्दी से। देखिए, अभी तो अब मैं सोचता हूं कि ये जो 76 साल की जो जर्नी है, आज कहीं ना कहीं पर मेरा सामने ये जो हो रहा है, मेरे को लग रहा था कि उस सिचुएशन में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था और 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स में 12 शेड्यूल, कभी ना कभी मेरे को लगता है कि ये जो एफर्ट था 2 साल
11 महीने 18 दिन का एफर्ट आज कहीं ना कहीं प्रयास दिखाई दे रहा है कि एआई नहीं था, कुछ नहीं था, बट जो 2 साल मेहनत करके जो आज कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमने 26 नवंबर को सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव्स और ये रहेगा। हमारा पीढ़ी के बाद भी होगा, हमारा पीढ़ी के पहले भी था। तब यहां पर जो मैं छवि देखता हूं कि इतना गणे माने लोग आज ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, और मेरा प्रोफेशन में भी मैंने जब देखता हूं कि हाँ ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे कोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जगह में ये सेलिब्रेशन होता है। कभी ना कभी ये एक दिन के लिए नहीं हो, जीवन भर हो और सालों भर हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी डॉक्यूमेंट, नॉट फॉर द लॉयर्स, नॉट फॉर द जजेस, फॉर द सिटीजन्स। जी हाँ, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केवल संसद टीवी पर, राष्ट्रपति आगे बढ़ती हुई केंद्रीय कक्ष की ओर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सेक्रेटरी आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। संविधान दिवस का एक महान आयोजन केंद्रीय कक्ष में सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर
सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयर पुलिस बल के जवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। पूरी व्यवस्था को कोसा नहीं जाना चाहिए। गलती का परिमार्जन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, और अगर कोई तब भी बार बार गलती करता है तो उसका परिमार्जन का अवसर उन्हें देते हुए उन्हें इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर होता क्या है, हम लोग इन चीजों के लिए लोगों को कोसते हैं। अक्सर होता है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। एकता
और एकात्मता के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो हमारा दायित्व भी होना चाहिए, यह हमारी एक नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी कि हम समाज की एकता और एकात्मता के लिए कार्य करें। यह भी उन पंच प्रण का हिस्सा होना चाहिए। हम अपनी विरासत का सम्मान करें। विरासत का सम्मान, भारत जैसे प्राचीन देश में हमारे पास एक भारी विरासत है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है और स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए अलग अलग संघर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित करके भारत की एकता और अखंडता के लिए मिलकर के कार्य किया, यह भी हमारे पास आज भी एक धरोहर के रूप में है। और अंत में नागरिक कर्तव्य, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। याद करना, अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया। और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कर्तव्यों के निर्वहन की बात, उसमें नागरिक कर्तव्य वहीं पे आता है, यानी विरासत का सम्मान से लेकर के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, सैनिकों को और वर्दीधारी फोर्स का सम्मान देने के साथ ही सामाजिक एकता और समता के लिए कार्य करने के साथ ही नागरिक कर्तव्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।
हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो ये मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो यह मान करके चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है, वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है, यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है, यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। अगर वह व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को धारण करने के लिए भारत के नागरिकों को बाध्य कर रहा है या किसी भी तबके को उस मानसिकता के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के नागरिकों का अपमान कर रहा है। अगर समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते तो यह भी एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान है। जब एक छात्र ईमानदारी से अपना पाठ समय पे पूरा नहीं करता तो अपने उन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से अपने छात्र को संस्कारित नहीं कर पा रहा है तो मान करके चलिए कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी कार्मिक अपने पत्रावली का समय से निस्तारण नहीं करता है ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। और ये पंच प्रण इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है, भारत का संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए।
हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके एक एक बंद और उपबंध के बारे में, धारा उपधारा के बारे में वह जानकारी न लेना चाहता हो, लेकिन हमें उसकी उस मूल प्रस्तावना के साथ साथ उसके भाव क्या हैं, आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ आता हुआ चित्र भी उसमें लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश का भी चित्र उसमें स्थापित है। महात्मा बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और उन महान महापुरुषों के चित्रों को उसके माध्यम से देने का, भारत की इस विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने का अवसर भी दिया गया है। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि भारत का संविधान हमें विरासत के प्रति सम्मान देने का भाव हमारे मन में व्यक्त करता, हमारे मन में इस प्रकार के भाव को पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम आज भी उन चीजों से अपने आप को हटते, कहीं ना कहीं उससे विमुख होते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसमें सारी बातों का निचोड़ एक बात में आता है, वह आता है अपने नागरिक कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। और नागरिक कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा से केवल अधिकार की चर्चा न करें। और याद करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो हमें सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। सतर्क और सजग इस बात को लेके होना चाहिए कि अगर पड़ोस में आग लगी है, हम सतर्क नहीं हैं, हम उसको बुझाने में योगदान नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि देर सवेर हम भी उसकी चपेट में आएंगे। हम गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपने देखा होगा एक उस ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति जिसका भाव क्या था कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी हर कीमत पर उनके गलत और सही फैसले लागू होने चाहिए। ये वृत्ति नहीं, कार्य करो, काम का उचित दाम दो। यानी व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है, उसको सम्मानजनक मानदेय और जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यही तो लगातार आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश सही है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित लखनऊ या हरेक स्तर पर उस प्रकार की एक मानसिकता हम सबको पैदा करनी पड़ेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने गत विधान मंडल के सत्र के दौरान इस पे 24 घंटे की चर्चा चलाई थी, और इस पे हुई वह चर्चा 12-13 अगस्त को हुई यह चर्चा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जब इसका पोर्टल लॉन्च किया और प्रदेश भर से सुझाव मांगे, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमें 98 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर सुझाव दिए हैं, अलग अलग सेक्टर में दिए हैं। शिक्षा में क्या होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ होना चाहिए, एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या कुछ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुशासन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 98 लाख से भी सुझाव अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये चीजें दिखती हैं, और ये हर तबके के लोगों ने दिया है, हर तबके के लोगों ने सुझाव उपलब्ध करवाए हैं। यह दिखती है कि व्यवस्था के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो, अच्छा होने की प्रवृत्ति। 98 लाख लोगों का मतलब
हर 5 परिवार में से एक परिवार का हमारे पास सुझाव आ चुका है। 5 परिवार में से एक परिवार ने हमें सुझाव दे दिया है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन सब में हम लोगों ने तय किया है, जैसे यहां पे संविधान दिवस के अवसर पर पिछले 1 वर्ष के अंदर अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, संविधान अंगीकार किए जाने के अमृत महोत्सव वर्ष पर लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सदस्य संसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान की अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर
संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की आदर्शों से जुड़ेंगे। हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को प्रसारित करने तथा कार्यरूप देने में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। जौन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न आयामों पर और अधिक मजबूत होती गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करके हमारे संविधान द्वारा जनता के विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है, उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला
युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्रों में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस के पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब आपसे आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।